एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिटलर का जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका टॉपिक है आज हमारा द नाजीज वर्ल्ड व्यू, यानी नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो इसमें आगे चलते हैं। द क्राइम दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। यानी इन लोगों ने जो भी क्राइम्स किए वो कुछ मान्यताओं को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, बिलीफ्स को लेकर, प्रैक्टिसेस को लेकर इन्होंने किए। नाजीज आइडियोलॉजी वॉज सिनोमिनियस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हेरेसी. In this view, blunt, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top, while Jews were located at the lowest rung. They came to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryans. All other colored people were placed in between depending upon their extreme external features. अगर हम कहें कि नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी, यानी पूरा का पूरा जो है उन्होंने विश्व दृष्टिकोण को ही हिटलर ने अपनी विचारधारा में शामिल किया। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं दिया गया था, यानी जितने भी समाज इसमें इंक्लूड किए गए थे उनको सबको इक्वल राइट्स नहीं मिले। वे नक्सली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे, यानी नक्सलवादी जो थे उनके बेसिस पे हम कहें कि उनको कुछ को तो अच्छे अधिकार दिए हुए थे और कुछ समाज जो थे उनको कम उन्होंने राइट्स दिए हुए थे। इस नज़रिए से ब्लॉन्ड, नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर, यानी इन लोगों को जो है हम ये कहें कि सबसे ऊपर जो तबका है वो दिया गया, और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यानी यहूदी समाज जो था उसको सबसे नीचे का जो हम कहें कैटेगरी है वो दी गई। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मनी आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया, यानी जितने भी लोग थे उनको उनके कलर, किस तरह का रंग है उनका, उसके बेसिस पर जो समाज है उसका डिवीज़न उन्होंने किया। हिटलर की नक्सली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर भी आधारित थी। यानी हम कहें कि उसने जो सोच अपनी रखी वो हम कहें कि बिल्कुल डार्विन जो नेचुरल साइंटिस्ट थे, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स और इन पे काम करते थे। इसी के बाद में हम कहें कि जो चार्ल्स डार्विन थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन जैसे विचारकों के ऊपर, इनके सिद्धांतों पे हम कहें कि उसने अपनी सोच को क्रिएट किया। Darwin was a natural scientist who tried to explain the creations of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. According to this idea, only those species survive on the earth that could adapt themselves to changing climate conditions. Who should bear in the mind that Darwin never advocated human interventions in what he thought was a purely natural process of selection. However, his idea were used by the racist thinker and the politician to justify imperial rule over conquered peoples. यानी हम कहें कि डार्विन जो है वो एक प्रकृति विज्ञानी थे, यानी वो जो ज्ञान अपना देते थे या अपने विज्ञान जो प्रिंसिपल्स वो बनाते थे वो हम कहें कि नेचर को लेके थे, प्रकृति को लेके थे, जिन्होंने विकास और प्रकृति चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीवितता का सिद्धांत जो है उसको फॉरवर्ड किया आगे, उसको वो लेके आए। जो सबसे योग्य है वही जीवितता का सिद्धांत है, हम कहें कि वो ही एक तरह का जो है ऐसा सिद्धांत माना गया जो कि लोगों के दिमाग में डाला गया, लोगों को उस चीज़ के बारे में समझाया गया। फिर उन्होंने कहा कि जो सबसे योग्य है, यानी जो सबसे क्वालिटी वाला जो बंदा है वही ज़िंदा बचेगा। यह विचार दिया गया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, यानी जितने भी लोग जो हैं, जो भी
क्लाइमेटिक चेंज हमारे आसपास हो रहे हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं, तो वो ही लोग जो है वो आगे चल पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। आगे हम देखें, however his idea were used by racist thinker and politician to justify imperial rule over the conquered peoples. Nazi argument was simple: the strongest race would survive and the weak ones would perish. यानी नाजी जो लोग थे उन्होंने यही कहा कि यह विचार दिया गया कि इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहेंगी या रहती हैं। यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था, यानी था कि उन्होंने बिल्कुल ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक है, कि जो लोग इस चीज़ में बिलीव करेंगे, नेचर के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, वो ही ज़िंदा रहेंगे। द आर्यंस रेस वॉज द फाइनेस्ट, और इसमें हम कहें कि जो आर्यन लोग थे वो सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। हम कहें कि जो भी सबसे अच्छे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल्स थे वो ज़िंदा रहेंगे, कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएंगी और आर्य नस्ल जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम रखना है। यानी इन व्यूज़ के साथ में उन्होंने आर्य लोग जो थे उनको स्ट्रॉन्ग माना। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल concept of the Lemmasmer on living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. This would enhance the area of the mother country while enabling the settlers on new land to retain an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the material resources and the power of the German nations. हम कह सकते हैं कि हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबर्स क्राउन या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। यानी वो ये चाहते थे कि जो भी लोग अपने जो एरियाज़ हैं उनके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे वही ज़िंदा रहेंगे। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है, यानी जितनी टेरिटरीज़ को वो अपने अंडर ले लेगा उतने ही अपने लोगों को उस पर बसा सकता है, उन पर सेटल कर सकता है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। यानी जो लोग नए लैंड्स में जाके रहेंगे उनको वहाँ पे अपने ही लोग मिलेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। यानी उसको ये लगता था कि इस तरह से वो जो अपने मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनको क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है और अपने लोगों को ज़्यादा सुख सुविधाएं प्रोवाइड करा सकता है। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड to the concentrate all German geographical in one place. Poland become the laboratory of his this experimentation. यानी पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं की ओर फैलना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह वो इकट्ठा करके रख सके, और पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना, ऐसा माना गया है। अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेसिकल स्टेट के रूप में जो सामने आया उसका हम कहें कि एक तरह से नक्सलवाद राज्य की स्थापना जिन्होंने की एक तरह से, यानी नस्ल के आधार पर, यानी जो नस्लें हैं, जो रेशल्स हैं, उनके बेसिस पे जो है इन्होंने स्टेट्स का इम्प्लीमेंटेशन किया। Once in power, Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in extended empire. यानी सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मन लोग थे कि विशिष्ट नक्सली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। यानी जैसा वो लोग चाहते थे बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने
विस्तारित हम कहें कि जर्मन जो आपके साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नक्सलों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे, यानी जिनको वो लगता था कि डिज़ायरेबल नहीं है, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। ठीक है। दैन Nazis wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. They, along with considered desirable, only they were seen as a worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable. This meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist under the Antheusia program. Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. यानी नाज़ी जो थे शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। यानी ये लोग चाहते थे कि जितने भी लोग हमारी सोसाइटी में रहें वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए और आर्यन्स होने चाहिए। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित लोग थे। इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि जैसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे, यानी जो फिजिकली जिन लोगों को ये फिट नहीं मानते थे उन लोगों को इन्होंने मारना ही सबसे अच्छा अल्टरनेट ढूंढा। यूजनेथिया दया मृत्यु की बात हम करेंगे। कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के जो फादर थे ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों की मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक व शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। यानी जहाँ चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने हेलमट के फादर की सुसाइड की बात की थी, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है कि हेलमट के फादर भी एक नाज़ी थे और उन्होंने भी बहुत से ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वो अनफिट मानते थे उस समय में। यानी इसलिए ही उन्होंने सुसाइड की थी कि उनको ये क्लियर हो गया था कि जो उन्होंने किया था वैसा ही कुछ उनके साथ भी होने वाला है। Jews were not only the community classified as undesirable, there were others. Many gypsies and black living in the Nazi German were considered as the racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race. They were widely persecuted. Even Russians and Poles were considered Shubman and hence undeserving of any humanity. Even we can say that when German occupied Poland and the parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. Many of them died simply through hard work and starvation. यहाँ हम कहें कि केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थी इसी नियति के साथ में अभिशप्त थी, जिनमें कि हम ये कहें कि जर्मनी में रहने वाले जिप्सी लोग थे, अश्वेत लोग थे, जर्मन नागरिकता छीन ली गई इन लोगों से और उन्हें बाद में मार दिया गया। रूसी और पॉलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया, यानी मनुष्य ही नहीं माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम में झोंक दिया गया, यानी बहुत बुरी तरह से स्लेवरी में उनमें काम करवाया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक ही नहीं माना जाता था। उनमें बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और हम कहें कि भूख से भी काफ़ी लोग जो है उस समय मर गए थे। Jews remained the worst sufferers in the Nazis Germany. Nazi hatred of the Jews had precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. They had been stereotyped as killer of Christ and users. Until medieval times, Jews were barred from the owing land. They survived mainly through trade and money lending. They lived in separately marked areas called ghettos. They were often persecuted through periodic organized violence and exploitation from the land. However, Hitler's hatred of Jews was based on the pseudo-scientific theories of race, which had that conversion was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination. नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल हम कहें कि यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी मानी गई है, यानी ट्रेडिशनली वो लोग उनसे
घृणा करते थे, उनसे जेलस फील करते थे। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और खुदखोर सुदखोर होते थे। मतलब दूसरों को हम कहें कि अस यूजर्स का मतलब ये होता है कि वो खुदखोर होते हैं, कि वो लोगों को अच्छी लाइफ में देखते ही नहीं हैं, लोगों को मारने की रखते हैं। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यवहार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटोस भी कहा जाता था, यानी कि दड़बा कहा जाता था। नक्सल संहार के ज़रिए ईसाई बार बार इसका सफाया करते रहते थे। उन्हें खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें इन बस्तियों में खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयत जो थे, हम कहें कि उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था कि यह धर्म परिवर्तन का रास्ता अपना ले, कि अपना जो धर्म है उसको क्या कर लें, चेंज कर लें। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जनमत संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की जो घृणा थी वो हम कहें बिल्कुल अलग थी, कि हिटलर जो है उनसे बिल्कुल नफरत करता था, यहूदी लोगों से। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफ़रत में हम कहें यहूदी समस्या जो है, हम कहें कि जो ज्यूइश प्रॉब्लम है का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था, यानी सिर्फ कि जो लोग धर्म चेंज कर लेंगे उनको जो हिटलर है वो लाइक करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं था। हिटलर ये मानता था कि हिटलर की दृष्टि में समस्या का सिर्फ एक ही हल था कि यहूदियों को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, कि यहूदी होने ही नहीं चाहिए। यहूदी लोगों को अगर धर्म परिवर्तन कर दिया इज़ नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द हिटलर। फ्रॉम 1933 to 38, the Nazis terrorized, pauperized and stigmatized the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939 to 45, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in the gas chamber in Poland. हम कहेंगे सन 1933 से 38 तक के नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें डराया गया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया गया, यानी उनसे सभी तरह के जो लिविंग हम कहें कि जो संसाधन थे वो उनसे छीन लिए गए और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदियों देश छोड़कर जाने लगे। 1939-45 के दौरान हम कहें कि यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः यानी इन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया इस फेज़ के अंदर 1939-45 के टाइमिंग में, और इस समय गैस चैम्बर्स बनाए गए, जिनमें जो है एक रणनीति बनाई गई जिसके अंदर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। नेक्स्ट इसमें आपका द रेशियल ओटोपिया, यानी द नस्ली कल्पना लोक, यानी नस्ली लोगों का जो है यानी खुद की एक नस्ल, एक जीन्स को लेकर जो है इन्होंने जो ड्रीम बनाया हुआ था, दैट इज कॉल्ड द ओटोपिया। अंडर द शैडो ऑफ द वॉर द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल genocide, and the war became two sides of the same coin, occupied Poland and divided up much of northwestern Poland and annexed to Germany. Poles were forced to give their homes and properties behind to be occupied by the ethnic Germans brought in from occupied Europe. Poles were then herded like cattle in the other part called the general government and the destination of all undesirables of the empire. हम कहेंगे युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना नक्सलवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। इन्होंने मतलब अपना ही एक अलग विश्व बनाने की कोशिश की। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू उस समय माने जाने लगे। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो है ये अपने अकॉर्डिंग जो है पूरे विश्व को चला सके। उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर, यानी जो उनका खुद का घर था उसको छोड़कर भागने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया, ताकि जर्मन के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मन लोगों को हम कहें कि वहाँ जाकर लाकर बसाया जा सके। यानी इन्होंने इतना यूरोप में हम कहें कि इतना ज़्यादा इस समय पोलैंड के अंदर इन्होंने खात्मा किया और इन्होंने कोशिश पूरी की कि इस समय यहाँ पर जो है ये अपने लोगों को, जो नक्सली लोग हैं उनको यहाँ पर लाकर बसा सकें।
इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर हम कहें कि जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया, यानी इन्होंने एरिया बना दिया जिसे जनरल गवर्नमेंट का नाम दिया गया, और वहाँ पे एक अनडिज़ायरेबल यानी जहाँ पे ये लोग रखे गए जिनको ये अवांछित लोग मानते थे, वहाँ पे इनको सेटल कर दिया गया। मेंबर्स of the Polish instantia were murdered in a large number in order to keep the entire people eventually and spiritually surveilled. Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. If they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in the orphanages and most parish. So, with some of the largest ghettos and the gas chambers, the general government has also served as a killing fields for the Jews. अब इन्होंने क्या किया कि जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य लगने वाले जो बच्चे हुआ करते थे उनके माँ बाप से उनको छीन लिया जाता था। नस्ल विशेषज्ञों से उनकी जाँच करवाई जाती थी। अगर नस्ल की जाँच में कामयाब हो जाते वो कि हाँ भाई ये बिल्कुल आर्यन जैसे लगते हैं, तो उन्हें जर्मन परिवारों को पाला जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता, वो बच्चा टेस्ट में पास नहीं होता, तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट के नाम पर विशालतम गेटो और हम कहें कि गैस चैम्बर में भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। तो आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द टॉपिक दैट्स नेम इज़ यूथ इन नाजी जर्मनी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।